हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी। और मैं हूं आपका मेंटर आर.के. सर। आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का थर्ड वीडियो लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें लॉगरिदम एंड ग्राफ्स को पढ़ेंगे। पहले हम लोग ग्राफ्स को ही पढ़ेंगे, उसके बाद लॉगरिदम की तरफ जाएंगे, क्योंकि जनरल जो ग्राफ्स आते हैं आपके फिजिक्स के लिए उसको डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लॉगरिदम भी करेंगे। क्लास शुरू करने के पहले आपसे थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ एक विषय पर, कि कुछ बच्चों का क्वेरी है कि हम डेस्टिनी जीत के साथ में कैसे ज्वाइन करें। एक्चुअली ये ऑनलाइन कोचिंग है फॉर नीट प्रिपरेशन, और ये आपको यूट्यूब चैनल पर ही मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कहीं नहीं जाना है, हाँ बस केवल ये देख लेना है कि आप इन सब दिनों मंडे और थर्सडे फिजिक्स, ट्यूसडे एंड फ्राइडे बायोलॉजी, वेडनेसडे और आपके सैटरडे केमिस्ट्री, ये 5 बजे शाम से लगभग 1.5 घंटे का क्लास होगा। आप अटेंड कीजिए, सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपडेटेड होते रहें। चलते हैं क्लासरूम में। अब यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे यहाँ पे इक्वेशंस लिखे हुए हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, पैराबोला है, एलिप्स है, सर्कल है। ये अलग अलग चैप्टर्स में आप पढ़ोगे, और जब आओगे तब वो दिक्कत होगी आपको। इसलिए थोड़ा सा मैं पहले ही थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आप इसको पहचान सकें और समझ सकें। तो पहला आपका है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जो लिखा हुआ है क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम दूसरे फॉर्मेट में लिखते हैं एक्चुअली ऐसे कि बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, ऐसे सी अपॉन बी ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। तो ये जो हो गया, तो इसको आप पूरे हिस्से को m पकड़ोगे और इस पूरे हिस्से को c पकड़ोगे, तो एक जनरलाइज इक्वेशन बनता है इसका, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये तो हो गया आपका किसका, स्ट्रेट लाइन का। अब हाइपरबोला का देखें। हाइपरबोला का है x इंटू वाई इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। मैं x इसके बारे में ज़्यादा और डिस्कस नहीं किया, क्योंकि लेटर स्लाइड्स में फिर देखेंगे हम लोग। तो x इंटू वाई ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऐसे समझने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन एक मैं दिखाऊंगा रिलेशन, तब आपको समझ में आएगा। क्लास 10 में भी आप शायद वो देखे होंगे, आप पढ़े होंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू वाई इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट, या फिर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई इंटू अ कॉन्स्टेंट, या फिर हम लिख सकते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आप बॉयल्स लॉ पढ़े होंगे, तो P इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और P इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी होता है। ये हम लोग पढ़े, इसके मीनिंग हम बताएंगे, इक्वेशन जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद देखिए आपके पास आ जाता है y इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू ए, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन समझिए, जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस नहीं, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप ऐसे देखे होंगे, कर्व्स, ऐसे कर्व्स, ऐसे कर्व्स या ऐसे कर्व्स, ये सारे के सारे इसी से बनते हैं। मैं इस हर चीज़ को डिस्कस करूँगा। उसके बाद आपका ये चैप्टर ये पढ़ते हैं आप, ग्रेविटेशन, उसमें आपको ये मिलेगा, आपको केपलर्स लॉ पढ़े गए हैं आप, तब ये इक्वेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये है ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अर्थ मान लीजिए यहाँ पे है, सन यहाँ पे है। तो ये जो ऑर्बिटल पाथ जो है अर्थ का, ये इलिप्स है। इलिप्स होने के चलते उसमें ये इक्वेशन आपके काम में लगेगा। और सर्कल तो बहुत जगह लगेगा आपको, सर्कुलर मोशन है तो वहाँ पे सर्कुलर इक्वेशंस बहुत सारे लगेंगे।
तो वो सारे के सारे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के रिलेशन से बताए जाएंगे। अब ये एक्स एंड वाई, अब जानते हो ये आर क्या है, आर यहाँ पर रेडियस ऑफ द क्या बनता है, सर्कल बनता है। यहाँ पर एक्चुअली ये देखिएगा, यहाँ पे एक अगर पकड़ा जाए तो ये एक डिस्टेंस है और ये एक डिस्टेंस है, तो ए हो गया, ये बी हो गया, तो अलग अलग हो गए, तो इसलिए ये ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर है। और अगर दोनों एक हो जाए, अगर सर्कल बन जाता है ऐसे, ठीक है, तो ये भी ए हो गया, ये बी है ना, तो ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, तो ये क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बदला मैं आर स्क्वायर लिख सकता था, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता था इज इक्वल टू 1। तो ये एलसीएम हो जाता आपका आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि आपका सर्कल का इक्वेशन। तो ये सिंपल इक्वेशन है, देखने में डर लगता है कि है नहीं कुछ। अब बॉल्स लॉ आप कब से पढ़ते आ रहे हो, तो ऐसे बताया मैंने, नाम दे दिया बहुत बड़ा, क्या दे दिया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो आप डर गए। लेकिन ये क्या है, इन्वर्सली क्या प्रोपोर्शनल है, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी जब V बढ़ेगा P घटेगा, यानी P घटता नहीं है, P घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर डालते हो तो वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसको कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और डिस्कस करते हैं। अब एक एक ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं समझ में आता है कि नहीं। पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखते हैं, एक पेज में नहीं होगा, मैं यहाँ पे हेडिंग लिख दिया हूँ आपके लिए। तो ग्राफ्स में आ गया, मैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखता हूँ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे बनता है, देखा जाए तो एक आप कर लीजिए, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, और अपने एक लाइन डाला, इसका आपको खोजना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कैसे खोजें आप, तो दो तरीका है, m खोजने का दो तरीका है। पहले नंबर तो बता दूं कि आपके अगर दो पॉइंट्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मान लीजिए आपका वैल्यू x2 y2 है और यहाँ पे x1 y1 है, तो आप जो m जो है, जिसको स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन का मतलब समझते हैं आप, जब x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आप किसी चीज़ को ले जाते हो, तो ये जो एंगल बनता है ये थीटा बना, और इसका टैन आप लोगे तो टैन थीटा स्लोप कहलाता है उस लाइन का, ठीक है, ये लाइन का स्लोप हो गया। हमेशा याद रखिएगा, हम ऐसे जाते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है उसका, ऐसे जाते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, नीचे जाते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन होता है। तो ये याद रखिएगा कि आप स्लोप बन रहा है ये इस तरफ, ठीक है, तो ये स्लोप हो गया, ये याद रखिएगा पॉजिटिव डायरेक्शन है ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये भले ही देखिए ये एक्स एक्सिस एक्स डैश यहाँ पे एक्स प्लस यहाँ पे, हम लोग देखिए ये वाई एक्सिस है तो जीरो यहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो गया माइनस में, लेकिन हम जो एंगल बना रहे हैं विद एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, तो ये पॉजिटिव ही एंगल है, ठीक है, तो ये टैन थीटा, तो टैन थीटा आप डायरेक्टली अगर पता है तो लिख सकते हो इज इक्वल टू एम, ऐसे लिख सकते हो। अगर नहीं पता है तो ऐसे लिखोगे आप, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये दो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, आपको पता चलेगा। तो m तो पता चल गया आपको दो तरह से, या तो एंगल दिया रहेगा या दो पॉइंट्स दिए रहेंगे, पॉइंट्स दिए रहेंगे तो इस तरह से आप खोजोगे, या नहीं तो एंगल दिया रहेगा तो टैन ऑफ दैट एंगल खोज लोगे, निकल जाएगा। अब बचता है आपका ये c क्या है, ये c क्या है, तो देखिए c होता है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट ये यहाँ से कितना दूर गया, ये है आपका c। अब सिंपल में एक बता दूं आपको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रहा है और ये 45 डिग्रीज बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, और वो कहाँ काट रहा है, देखिए आगे ये काट रहा है यहाँ, ये मान लीजिए यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, तो y एक्सिस को कहाँ काटा, वो -2 पर काटा।
तो इसका इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू m क्या लिखोगे आप? तो यहाँ पे tan 45 x इन प्लस c का वैल्यू क्या होगा? -2 होगा y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, x -2। इस तरह से इक्वेशन हम बना पाए एक स्ट्रेट लाइन का। ये अगर इस तरफ से इस तरफ जाता है ये लाइन, कोई और लाइन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे दूसरी जगह, ऐसे जा रहा है ये लाइन, तो ये वाला एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। यहाँ पर ये ऑब्ट्यूज हो गया है, मोर देन 90 हो गया, कौन? थीटा। थीटा जब मोर देन 90 होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस में होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा m माइनस नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये याद रखना होगा। तो m का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा ऐसे आप करोगे तो। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपका एकदम ओरिजिन से कोई लाइन चला गया, ओरिजिन से जाना तो y इंटरसेप्ट कहाँ है उसका? मैंने वो जीरो से काट रहा है ना, जीरो पर काट रहा है, तो ये हो जाए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स, और ये तो जीरो हो गया तो जीरो लिख दीजिए आप, तो y इज इक्वल टू एम एक्स सीधा हो जाएगा। यहाँ पे c नहीं लिखेंगे, जो अगर ओरिजिन से पास करे, इधर से पास करे या इधर से पास कर जाए, ओरिजिन से पास करेगा तो आपका इक्वेशन रिड्यूस होकर ये बन जाता है। अगर आपका ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट काट रहा है यहाँ पे या यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पर भी काट रहा है, ये वाई इंटरसेप्ट है, तो ये सारे के सारे में आपका ये इक्वेशन लगता है स्ट्रेट लाइन का। यही है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये ग्राफ ही मैं बनाया हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे हाइपर होके बोला, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं जानना है, ये मैथ्स में ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन है। फिजिक्स में आपको जितना चाहिए उतना ही हम देंगे आपको। केमिस्ट्री में भी लगता है, वो सेक्शन डिलीट भी हो गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। वो है आपके कुछ गैस लॉज हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो इसमें बॉयल्स लॉ पर ज़्यादा इसमें देते हैं हम जोड़। तो इसको लिखते क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पकड़ लीजिए k, तो उस तरह से y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन 1/x, 1/x ऐसे रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अगर प्रोपोर्शनैलिटी दिखाएं तो कांस्टेंट को हटा देते हैं, ऐसे लिखें 1/x। अब मैंने कहा कि इसको हम किसमें यूज़ कर सकते हैं, गैस लॉज में, जिसमें बॉयल्स लॉ आता है। तो बॉयल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ वो कहता है कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कहने मतलब when the mass and the temperature of the gas is constant, then the volume of the gas is inversely proportional to the pressure। उसको समझने की कोशिश करें, ये ज़ीरो है, यहाँ पे आपका इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम, ठीक है। ये ज़ीरो है, यहाँ पे आप इंक्रीज करोगे आप प्रेशर, ठीक है। आप देखो अगर मान लीजिए यहाँ पे अभी वॉल्यूम, तो प्रेशर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर का पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। अब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा इन्वर्सली, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर कितना हो गया, यहाँ पे प्रेशर ये हो गया P1 है, ये P2 हो गया। वॉल्यूम देखिएगा तो वॉल्यूम देखिए यहाँ पे था V1, अब हो गया ये V2 यहाँ पर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अब एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे कि आप, मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं लिखा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे चला जाएगा। ये आपको जस्ट ये ग्राफ पहचानना है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसे ही होता है। तो मैं ये अगर हाइपरबोला माने ये रिलेशन आपका मिले या ये रिलेशन मिले, ऐसे देखने को मिले, तो आप ग्राफ का रूपरेखा समझ लीजिए, ऐसा होगा। बस यही समझना है आपको कि ऐसे बनता है, कर्व बनता है। ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ। अब देखते हैं हम लोग पैराबोला का ग्राफ कैसे बनता है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सुना होगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेशन, अगर इक्वल साइन दे दूंगा तो इक्वेशन कहलाएगा। इसको इज इक्वल टू वाई भी लिख सकता हूँ ऐसे। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना है आपको मैं सिंपल, देखिए जिसका हाईएस्ट डिग्री, जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 हो यानी स्क्वायर हो, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये अगर यहाँ पे 0 आ जाए, भी 0 आ जाए, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ 0 तो हो सकता है। तो y इज इक्वल टू एक्स। तो आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो 0 हो सकता, नहीं, यहाँ पे हाईएस्ट जहाँ पे डिग्री है वहाँ पे कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होगा, बाकी सब में हम 0 ले सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन में लिया हूँ, इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं। ये है एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ऐसे आता है ऐसे, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है, और ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे तो ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि आपका विथ ऐसे भी हो सकता है। देखिए हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। ये रूट एक्स नहीं लिखा, हम ऐसे लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता ना, इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो हमेशा हम डिपेंडेंसी जो है y का ही रखेंगे x पर, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम x का भी डिपेंडेंसी y पर रख सकते हैं। तब ये ग्राफ्स कैसे बनेंगे, तब ये इस तरफ से बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ठीक है ना, साइड वाइज बनेंगे, ऐसे बनेंगे, चाहे ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। अब ये एक्सिस से टच करते हुए हो सकते हैं, उससे ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिपेंड करता है बाकी सब चीज़ें को देख कर, ठीक है। तो ये कंडीशंस जो है, ये इस तरह ग्राफ जो होंगे ये पैराबोला के ग्राफ होंगे। मैं ग्राफ को बस आपको पहचान करा रहा हूँ ताकि आप जब चैप्टर्स करेंगे तो इनको आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग इलिप्स का ग्राफ देखते हैं। ग्राफ क्या देखना है देख चुके हैं, फिर भी एक बार देखते हैं। एक्स स्क्वायर इलिप्स है ना, ये इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। तो इलिप्स देखने में कुछ ऐसे, अंडाकार नहीं कहेंगे क्योंकि ओवल होता है वो, इलिप्स नहीं होता है। थोड़ा सा मेरा इलिप्स भी खराब आया, देखिए शेप में है कि नहीं। शेप में तो है, चलिए हम आपको इलिप्स दिखाते हैं। ये है इलिप्स, ठीक है, ये इलिप्स है। देखिए यहाँ पर सेंटर अगर पकड़ते हैं तो सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस देखिए, और सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस देखिए, ये अलग अलग है ना। ये ए पकड़ लीजिए, इसको आप बी पकड़ लीजिए। चूंकि ये डिस्टेंस सेम नहीं है फ्रॉम द सेंटर, इसलिए देखिए ये एक्स एक्सिस पर जो है ये वाला पड़ रहा है आपका, तो एक्स अपॉन ए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, और वाई एक्सिस पर आपका बी का पड़ रहा है, तो इसलिए वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पड़ता है, इज इक्वल टू 1 होगा। इस रिलेशन से हम केपलर्स लॉ के क्वेश्चंस कर पाएंगे। उनके कुछ लॉ हैं जो कि आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में मिलेगा। बस इतना ही जानना है इसके बारे में, ज़्यादा डिटेल नहीं करना। हाँ, इसका एक वर्ड आता है ई, जिसको हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझाना इजी होगा, बेकार में इसमें टाइम वेस्ट करना मैं नहीं समझता हूँ सही होगा। चलते हैं सिंपल लास्ट वाला जो है सर्किल को देखते हैं, सर्किल ग्राफ को समझते हैं। तो देखते हैं सर्किल। सर्किल का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये देखिए सर्किल, यहाँ पे देखिए यहाँ से एक्स एक्सिस की तरफ भी, यहाँ से एक्स एक्सिस के तरफ भी आपका जो डिस्टेंस है आर, वही वाई एक्सिस की तरफ भी डिस्टेंस है आर।
तो यहाँ पे जो एक्चुअली ऐसे हो जाता है, ये एक तरह का स्पेशल केस ऑफ क्या है, ये इलिप्स ही है। कैसे, ये ऐसे है, एक्स स्क्वायर और एक्स एक्सिस वाला जो है आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई एक्सिस वाला आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चूँकि यहाँ पे आर स्क्वायर एलसीएम बन जाता है कॉमन होकर, मैंने एलसीएम बना सकते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और अल्टीमेटली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये है आपका इक्वेशन इसका सर्कल का। ग्राफ सर्कल क्या है, ग्राफ जानना है, सर्कल का शेप आप जानते हो, यही ग्राफ से जो कि ठीक से जानना था और हम समझ गए। चलते हैं अगले स्लाइड पर। आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा मैं दो टर्म्स को डिस्कस करना चाहता हूँ। एक्चुअली इन दोनों टर्म्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरह समझाऊंगा, अभी केवल इसको समझ लीजिए। आपने ग्राफ देखे तो ग्राफ तो आपने कभी देखे, ग्राफ कैसे कैसे हो सकते हैं। एक ग्राफ ऐसा लेता हूँ, एक ग्राफ ऐसा लेता हूँ और एक ग्राफ ऐसा लेता हूँ। ठीक है, ग्राफ नहीं लेता हूँ मैं, अभी तो एक्सिस ड्रॉ किया मैं एक लिख रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, एक ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, और एक ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे और ऐसे। ठीक, तीन तरह के ग्राफ आप देख रहे हैं। शेप्स क्या नाम है जरूरत नहीं होगी, मैं दूसरी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ से x आपका वैल्यू बढ़ रहा है और इधर ये y का वैल्यू इधर बढ़ता है। तो अब x बढ़ रहा है तो यहाँ पे y राइज कर रहा है, राइज। तो अगर ऐसा हो कि x का वैल्यू बढ़ रहा है और y राइज कर रहा है, यानी कि y का वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो उस तरह के ग्राफ को हम लोग इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग ग्राफ। दूसरा चीज देखिए, यहाँ पर x इधर बढ़ रहा है, y इधर बढ़ना चाहिए। अब देखिए x तो बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, यहाँ पे x इतना था पहले, y इतना था, यहाँ पे आया था y का वैल्यू ये हो गया, यहाँ पे आ गया, ये आ गया, अब नीचे उतरते जा रहा है। y का वैल्यू यहाँ इधर से लेके इधर नीचे उतर रहा है। तो y का वैल्यू जब x का वैल्यू बढ़े, y का वैल्यू घटने लगे, तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग डिक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। तो इस ग्राफ को आप क्या कहिएगा? यहाँ पे देखिए x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का वैल्यू बढ़ रहा है, पर यहाँ पे आ जाने के बाद में क्या देखते हैं? x का वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू घट रहा है। फिर यहाँ पे आ जाने के बाद क्या होता है? x का वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू घट। तो ये ना ही इंक्रीजिंग ग्राफ है ना ही डिक्रीजिंग ग्राफ है, मिक्स्ड है दोनों का, तो इसको नाम नहीं देंगे। तो इसमें मेन चीज़ क्या देखा हमने कि एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ से कि वो अपना पैटर्न चेंज कर दे रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग बन जा रहा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बन रहा है। वो जो चेंज जहाँ जिस पॉइंट पर हुआ, जिस मुहूर्त पे हो रहा है, जिस मोमेंट पर हो रहा है, उस पॉइंट को हम लोग या तो मैक्सिमा कहेंगे या मिनिमा कहेंगे, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स कहेंगे। एक्सट्रीम पॉइंट्स, ये मैक्सिमा मिनिमा क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ कर्व। एक्सट्रीम माने हाइट में और नीचे ऊपर जाओ या नीचे डेप्थ में। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स देखिए, यहाँ से झट से ये उतरने लग रहा है, यहाँ से झट से ये ऊपर उड़ने, तो जहाँ जाकर वो फिर नीचे उतरने लगे, माने इंक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग मैक्सिमम जब गया वो, वहाँ वो क्या हो गया? मैक्सिमम जगह पहुँच गया। अब जैसे एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं आप, माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, आप चढ़े, यहाँ पे पीक पर तेंजिन नोर्गे आ गया, अब वो क्या करें? उतरेगा ना, तो ये हाईएस्ट पीक हो गया, समिट हो गया उसका, तो इसी को तो मैक्सिमम कहेंगे, हाइट। तो ये हो गया माउंट एवरेस्ट का टॉप, और ये मैक्सिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैक्सिमा। उसी तरह से मान लीजिए कोई पैसिफिक मैरीना ट्रेंच में जाकर कोशिश किया देखने डेप्थ कितना है, तो वो गया भीतर, आ गया यहाँ पे, अब तो उसके नीचे नहीं जा सकता, उठेगा ही ना, उठेगा, कैमरा लेके उठेगा फिर से, तो उठना हो तो एक्सट्रीम बॉटम चले आते हैं जब, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग मिनिमा कहते हैं, मिनिमा। अब ये जो चीज़ है केवल इतना ही मैं बताने के लिए बताया था, मैक्सिमम मिनिमा हेडिंग,
ये मैक्सिमम मिनिमम हम लोग डिफरेंशिएशन में अच्छी तरह से समझेंगे। अभी यहाँ पे इतना इसका कॉन्सेप्ट मैं बता दिया, और ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है ये मैं बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए एक नया हेडिंग आ गया आपके लिए, जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं, ना ही इंट्रोडक्शन में, ना ही कोई कॉन्टेक्स्ट में आया ही नहीं। कौन सा? एक्सपोनेंट्स। ये क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, ये अभी ज़रूरत है क्या इसका? एक्चुअली ये जो एक्सपोनेंट्स हैं इसके बारे में आप क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हो, क्लास 8, 9, 10 पढ़े हो। ये एक तरह से रिवीजन सेक्शन है। अब कहोगे क्यों आप रिवाइज करो जब इस 11 12 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि ये बेस बनाता है नेक्स्ट सेक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। तो जब तक एक्सपोनेंट्स के बारे में नहीं समझेंगे ना, तब तक लॉगरिथम भी क्लियर नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा हम लोग एक्सपोनेंट्स के बारे में समझें, और ये अलजेब्रिक ऑपरेशन में बहुत काम में लगते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, a टू पावर x। कहने का मतलब a एक नंबर है, और ये x जो वेरिएबल है, कुछ भी लिख सकते हैं, वहाँ पे चेंज होता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 पावर टू 3 लिखा हुआ है, तो पावर टू 3 लिखा हुआ, इसी को कहते हैं 2 टू द एक्सपोनेंट 3। तो पावर कहिए या क्या कहिए? ये कुछ नहीं है, क्या पावर है? आप बचपन से जो पावर पावर करते हो, 5 टू द पावर 6, 25 पावर टू द पावर 2 स्क्वायर जिसको कहते हैं, 8 इंटू द पावर 3 जिसको हम क्यूब कहते हैं। वैसे नाम देते हैं पावर को, एक नाम देते हैं एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट में देखिए, ये जानते हैं आप, 2 पावर टू 3 माने क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। उसी तरह 3 स्क्वायर का मतलब आप जानते हो 9 होता है। उसी तरह से 5 स्क्वायर के बारे में जानते हो 25 होता है। यहाँ पर मैं आता हूँ बाद में, यहाँ दिखाता हूँ आपको। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 2 पावर टू 5 ये होता है। तो कितना हो गया? 2 टू 4, 8, 16, 32। तो ये 32 है। अब यहाँ पर हम चले आते हैं, क्या लिखो? 4 पावर टू -2, तो यानी कि माइनस में भी पावर हो सकता है ना। तो इसको ले आंसर क्या आएगा देखते हैं। तो 4 पावर टू -2 ऐसे लिख सकते हैं हम, 1/4 पावर टू 2, 1/16। देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू फ्रैक्शन में है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू है। तो कभी भी पावर्स के जो वैल्यू आएंगे, आपका आंसर आएंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे 2 द पावर -4 लिखा हुआ है, 2 टू द पावर -4, तो इसको लिखो 1/2 टू पावर 4। तो हो जाए 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 1/16 ये भी आया। ठीक है। उसी तरह से देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ क्या, 4 टू द पावर हाफ, 4 टू द पावर हाफ लिखा हुआ है। इसको दूसरे ढंग से हम लोग ऐसे, हाफ को हम लोग रूट में दे देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। स्क्वायर के लिए नहीं लिखते हैं, बाकी सब के लिए लिखते हैं, तो ये लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है। और ये 4 टू द पावर एक तरह से 1 हो गया। यहाँ पे भीतर जो ये 1 है वो न्यूमरेटर ऊपर में यहीं पे रह जाएगा, और ऐसे रूट साइन देकर यहाँ पे चला आएगा ये। तो इसका क्या होता है? तो ऐसे लिखते हैं 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसको देखें, यहाँ पे देखो 1 माइनस हो तो 1 कर लीजिएगा तो प्लस हो जाएगा पावर। कभी भी पावर को आप न्यूमरेटर में माइनस में पाते हैं तो उसको आप नीचे लेके चले जाइए, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा। और फिर इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 को रूट के फॉर्म में लिख देंगे, और 4 पावर टू 1 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। याद रखिएगा, कितने लोग सोचेंगे कि चलिए रूट लिखा हुआ है तो ये प्लस माइनस होना चाहिए यहाँ पे। गलत बात। कोई भी नंबर है और उसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि x इज इक्वल टू, अगर लिखा हुआ है 16 तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। हाँ वो सही है। लेकिन अगर 16 दिया गया, आपको कहा जाए स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो आप कहिए प्लस माइनस 4, तो गलत है। नहीं, वो हमेशा 4 होता है। x दोनों फॉर्म में हो सकता है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं 16 नहीं। ठीक है ना। जब कांस्टेंट नंबर होंगे तब आपका जो है प्लस माइनस नहीं, प्लस ही होगा। जब वेरिएबल्स के फॉर्म में उसको लेते हैं, एक्स को ऊपर रखते हैं उसको वैल्यू को, तब वो वेरिएबल, जैसे -4 हो सकता था, -4 इंटू -4 प्लस 16 बनाया, या +4 इंटू +4 मिलकर वो 16 बनाया, तो वो वेरिएबल था। लेकिन आप 16 जब लेते हो या 4 लेते हो, यहाँ पे रूट को जो कर रहे हैं, तो ये प्लस माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा। नेक्स्ट है ये वाला, ये क्या है?
ऐसे रूट देंगे, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर रूट में नहीं लिख रहे थे, 3 में 4 में और किसी पावर में होगा तो लिखना पड़ेगा। और ये क्या हो गया 8 ऐसे और ऐसे, तो इसको हम लोग और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि इसमें 3 में से, चूँकि यहाँ पे रूट 3 निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो हर सेट ऑफ 3 से एक निकलेगा और आपका आंसर हो जाएगा 2। ये क्या है 8 टू द पावर 0, तो 8 टू द पावर 0 क्यों, a टू द पावर 0 कर दीजिए, कुछ एनीथिंग पावर टू 0, 100 पावर टू 0 कर दीजिए या x पावर टू 0 कर दीजिए, सबका आंसर आपको 1 मिलेगा। ये आपको याद कर लेना होगा, ये एक तरह से रूल है, रूल में भी बताएंगे वाला, ये प्रैक्टिस में दे दिया हमें। लेकिन अब हम लोग कुछ लॉज देखते हैं एक्सपोनेंट के, कैसे उसको हम डील करते हैं। अब देखते हैं हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। तो पहला लॉ क्या कह रहा है, ये ठीक से मैं लिख दे रहा हूँ, ए एन पावर इंटू ए एम पावर। तो इसका कैसे लिख सकते हैं हम बता दें, तो ये अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, एन एंड एम ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड जो ये नंबर 1 था, नंबर 2 का देखते हैं, ए एन डिवाइड बाय ए एम लिखा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, तो ऐसे भी देख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो उसको, ए एन अपॉन ए एम ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये डिवाइड साइन ऐसे नहीं लिखते हैं, ऑपरेशंस में ज़्यादातर ऐसे लिखा रहता है, तो इसको इस तरह से पहचानिए आप। इसको हम लोग लिखेंगे ए पावर टू एन माइनस एम, डिनोमिनेटर जब ऊपर आता है तो पावर जो है पावर डिनोमिनेटर का माइनस में हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 3, इसका लॉ क्या है, वो क्या कहता है, ए पावर टू एन है और होल पावर टू एम है, तो ये हो जाएगा एन एम, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर। जैसे मान लीजिए ए पावर टू 2 लिखा हुआ है और उसको आप 3 होल क्यूब कर देते हो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी कि ए पावर टू 6 हो जाएगा। अब उसके बाद है दो अलग अलग बेस दिए हुए हैं, ए अपॉन बी दिया हुआ है, ये 4th लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, और दोनों का कॉमन पावर ये है, तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, ए पावर टू एन बी पावर टू एन। और ए पावर टू 0 तो मैंने बताया 5th लॉ में दे रहा है, लेकिन उसमें प्रैक्टिस भी करवाते हैं, कोई भी चीज़ हो लेकिन पावर उसका अगर पावर में एक्सपोनेंट 0 है तो वो वैल्यू हमेशा 1 आएगा। तो यही थे कुछ लॉज एक्सपोनेंट्स के जिनको आपको जानना था। इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दे देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे अगर लिखा होता 2 पावर टू 2 और इंटू 2 पावर टू 3 लिखा होता, तो आप 2 बेस कॉमन कर लेते हैं और 2 प्लस 3 ऐड कर लेते हैं, तो 2 पावर टू 5 हो जाता है। इसको फिर मल्टीप्लाई करके 2 2 4 4 2 8 8 2 16 एंड 32 आप आंसर लिख देते हैं ऐसे। उसी प्रकार से अगर ये होता कि ये लिखा हुआ था आपका 2 पावर टू 3 और अपॉन 2 पावर टू 2, तो आप 2 3 माइनस 2 कर देते, 2 पावर टू 1 हो जाती, यानी कि 2 हो जाता। ऐसा देखे तो इसका तो मैं दिखाई दिया हूँ आपको। इसके लिए तो ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे 3 लिखा हुआ है और इधर 2 लिखा हुआ है मान लीजिए, और दोनों का पावर ऐसे लिखा हुआ है, ये 3 क्यूब हो जाएगा अलग से, ये 2 क्यूब अलग से हो जाएगा, 3 क्यूब में 27 हो जाएगा और ये अपॉन 8 हो जाएगा। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो अभी तक एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, फंक्शंस क्या है। फंक्शंस कुछ नहीं है, जो आप अभी 2 पावर टू 5 को आंसर में लाए और उसको लिखा आपने 32 लिखा, तो बस जस्ट वही आंसर जो आ रहा है, तो आंसर इज डिपेंडेंट ऑन योर पावर। जैसे कि आप 2 पावर टू 4 लिखोगे तो कितना आएगा 16 आएगा, 2 पावर टू 2 लिखोगे कितना आएगा 4 आएगा। तो जो चेंज कर रहे हो तो आपका आंसर भी चेंज हो रहा है, जो आंसर आ रहा है वही इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, द पावर, माने एक्स यहाँ पे पावर है, यहाँ पे एक्स जो है पावर के रूप में है, एक्स जो है पावर के रूप में यहाँ पे, ठीक है।
तो x पावर के रूप में है, तो जब पावर x चेंज कर रहा हूँ तो y चेंज हो रहा है, आंसर चेंज हो रहा है। तो कुछ नहीं है, ऐसे हम लिखते हैं ना y इज इक्वल टू fx, और वहाँ पे मैंने 2 लिखकर x जो कुछ भी चेंज कर रहा था मैं, तो y का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो इस तरह से ये कहला सकते, जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर 2 का 2 ले लेता हूँ x का यहाँ पे, तो ये 4 कहलाएगा y। वहीं पे मैं अगर मैं 5 ले लेता तो ये 32 कहलाता। मैं अगर क्यूब ले लेता तो ये 8 कहलाता। अगर मैं x के बदले में मैं 4 ले लेता तो 16 कहलाता। तो ये बात समझ में आई, y कुछ नहीं है केवल इन टर्म्स ऑफ, मतलब जो आंसर आना है वो चेंज ऑफ आंसर वो पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम a को कांस्टेंट पकड़ लेते हैं ना, एक फिक्स नंबर ले लेते हैं, इसी को फंक्शन, इसे कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन इसमें दो बातों को जब फंक्शन लिखेंगे तो दो बातों को ध्यान में रखना होगा। एक है कि आपने जब ऐसे में एग्जाम दे रहा तो कुछ भी लिख रहा था, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं लिख सकता, ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो है हमेशा, ये जो पोर्शन है हमेशा 0 के से ज़्यादा होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए पहला नंबर, यानी माइनस में नहीं होगा, 0 नहीं होगा। यहाँ पे 0 रखो, 0 पावर टू 5 कितना आएगा, 0 पावर टू 2 कितना आएगा, या माइनस में नहीं ले सकते आप, ठीक है, नहीं ले सकते, वर्जित है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप 1 भी नहीं ले सकते हो, तो यानी कि लीस्ट जो वैल्यू इसका आप शुरू करते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो 2 ही होता है, उसके ऊपर आप जा सकते हो जितना जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन आपका याद रखना है ये दो कंडीशंस आपको मानने हैं। लेकिन ये जो वर्ड देख रहे हैं आप, डोमेन, और ये डी लिखा हुआ DF, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, एफ माने यहाँ पे फंक्शन है, डोमेन, डोमेन क्या होता है, इनपुट्स बताया था मैं। फंक्शन क्या, एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री बोल रहे हैं, एक मशीन है, कौन, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन एक मशीन है, हम इसमें इनपुट करने वाले हैं। इनपुट करने वाला क्या है, डोमेन इनपुट करेंगे। तो इनपुट करने के लिए क्या इनपुट करना है, मुझे ये इनपुट करना है, ए नहीं एक्स, ये इनपुट करना है। 2 इनपुट किया मैंने, 5 इनपुट किया मैंने, और उसके बाद मैं 3 इनपुट किया, यहाँ पे 4 इनपुट किया। तो इनपुट करना है मुझे एक्स। तो जो इनपुट्स हैं, वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना, इनपुट जो करना है वही डोमेन है। और निकलेगा क्या, तो y का वैल्यू निकल रहा है आपका ये सब, तो वैल्यू ऑफ y, ये हो गया आउटपुट आपका, इसको हम कहेंगे रेंज, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इनपुट में मैं क्या दे सकता हूँ, देखिए रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर था, 2 के ऊपर था कि आप 1 के नीचे नहीं ले सकते, सीधा बात है, 1 के नीचे नहीं ले सकते हो, सॉरी 1 या 2 के नीचे नहीं ले सकते हो, ये कंडीशन था एक तरह से, था ना। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप वो 2 के नीचे नहीं ले सकते, आप 1 के नीचे भी तो ले सकते हो। जैसे मैं बताऊं, देखिए y इज इक्वल टू 2 तो लिखा मैंने, और 3 4 5 हो गया, 6 कर देता हूँ। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 64 हो गया, ये तो ठीक है। अच्छा, मैं ऐसे अगर लिख दूँ, y इज इक्वल टू हाफ, हाफ तो a है ना, और 1 भी नहीं है, लेकिन लेस देन 1 है, तो 0 एंड आपके इसमें भी आ सकता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको 2 पावर टू 6, जो कि 1/64 हो जाएगा। उसी तरह हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, पावर टू 3, तो 1/3 पावर टू 3 इज इक्वल टू 1/27। तो फ्रैक्शन वैल्यूज ले सकते हैं, तो 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शंस आएंगे, तो फ्रैक्शनल वैल्यूज आप लोगे इन ए के लिए आप वो ले सकते हो। हाँ, एग्जैक्टली 1 नहीं लोगे और 0 एंड 0 के बिलो नहीं लोगे, लेकिन फ्रैक्शंस आप लोगे, ये बात समझ में आ गई। तो ये देखिए, डोमेन आपका क्या हो सकता है, डोमेन आपका
कौन सा डोमेन, डोमेन की बात कर रहे हैं, कौन सा, इसके ऊपर का। अब देखिए a पावर टू माइनस भी लिख सकते हो आप, जैसे 2 पावर टू माइनस 2 लिख सकते हो आप, कितना होगा 1 अपॉन 2 पावर टू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। इस तरह से लग रहा है देखने में फ्रैक्शन, लेकिन फ्रैक्शन हमने ये पावर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन करके। तो माइनस में भी हम पावर लिख सकते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी तक लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी तक कहीं से भी नंबर लिख सकते हो, प्लस माइनस जीरो कुछ भी लिख सकते हो, ए पावर टू जीरो भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ए पावर टू जीरो का तो मैंने बताया क्या आता है, जीरो आता है। तो ये सारे के सारे नंबर्स आप ले सकते हो एज डोमेन। डोमेन इनपुट में आप कुछ भी दे सकते हो एक्स का वैल्यू, आउटपुट में क्या निकलेगा, हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, जीरो एंड पॉजिटिव, जीरो या पॉजिटिव, जीरो से लेके आपके जितने नंबर है इन्फिनिटी तक सब आएंगे, लेकिन नेगेटिव आंसर कभी नहीं आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट कभी भी आपको नेगेटिव, माने y का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो आप कहीं गलती कर रहे हो, ये दिमाग में कहीं देखिए, आप कहीं भी आंसर देखिए 4 8 32 16, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 64, यहाँ पे 1/64, 1/27, माइनस में कहीं नहीं है। दो बातें आपको जो समझना होगा, a पावर टू इन्फिनिटी अगर हो जाए, मैंने कहा मतलब कि x का वैल्यू आप ले लेते हो इन्फिनिटी, तो उसका वैल्यू क्या क्या होगा, तो बहुत बड़ा वैल्यू होगा, इनफाइनाइट होगा। लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर में ये ले लेते हो और फिर इन्फिनिटी करते हो, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया ना, नहीं हो गया। अभी तो बोले कि a पावर टू इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तो ये तो ऐसे हो जाएगा ना, 1 अपॉन इन्फिनिटी ही कहलाएगा। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो होगा, नहीं होगा, यही ना 1 अपॉन इन्फिनिटी है। आ रही है समझ में बात, तो ये हो गया। लेकिन ये कंडीशन देखिए, a पावर टू माइनस इन्फिनिटी अगर हो, देखिए a पावर टू इन्फिनिटी है तो a पावर टू इन्फिनिटी तो क्या है, इन्फिनिटी है। a पावर टू माइनस इन्फिनिटी उसका अपोजिट हो जाएगा, जीरो। ठीक उसी तरह से ये सेकेंड वाले का देखिए, यहाँ पे हमने लिखा था 1 अपॉन ए पावर टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे 1 अपॉन ए पावर टू माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये जो है आपको टर्म समझना होगा। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ दूसरा कलर से। देखिए a पावर टू इन्फिनिटी है तो बहुत बड़ा नंबर होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा वैल्यू, y का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। a पावर टू आपका माइनस इन्फिनिटी, मतलब उसके उल्टे साइड में चले गए, तो ऐसे समझ लीजिए ये नंबर लाइन है, यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हैं, इन्फिनिटी इधर प्लस में आ गया और इधर माइनस में, तो इधर एक्सट्रीम एंड हो गया लो और इधर एक्सट्रीम हाई हो गया। तो एक्सट्रीम हाई होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा वैल्यू, एक्सट्रीम लो हो जाएगा तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। इस तरह समझिए इसको। इसका रेसिप्रोकल ले लेते हो आप, ऐसे ले लेते हो ए अपॉन, तो इसका ऑपोजिट वैल्यू लिखोगे आप, ठीक है। ये वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ ऐसे लिखिए, चाहे इसको ब्रैकेट के ऊपर लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट करके ऊपर से इन्फिनिटी लिख सकते हैं। उसी तरह से 1 अपॉन ए माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो इसका उल्टा होगा 1 होगा। ये सॉरी, ये 1 बोल रहा हूँ, इसका इन्फिनिटी होगा। तो ये जो चीज़ है आपको एक्स्ट्रा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लर्न करना होगा। अब देखते हैं हम लोग कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखने में कैसे होता है। तो देखिए ये तो ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ ये एक होता है और एक ऐसा होता है। तो ये जो है कभी भी, ये जो है इन्फिनिटी से मिले, इन्फिनिटी में भी जाकर ये मिलेगा नहीं, इससे कभी मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, याद रखिएगा ऐसे। और ये जो वैल्यू होगा ये 1 होगा, ये जो वैल्यू होगा 1। पहले मैं थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूँ तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए x जैसे जैसे बढ़ रहा है y का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये किस केस में होता है, जब आपका
ए इज ग्रेटर देन 0 होगा तो, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन 0 सब में होता है। अब ए इज ग्रेटर देन 0 इसमें नहीं होगा, 0 उसमें तो होता ही नहीं है। दूसरा कंडीशन एक आता है, ए इज नॉट इक्वल टू 1, तो ए इज लेस देन 1 हो सकता है। तो इन दिस केस एक्चुअली वो नहीं है, ये फिगर जो है बना है, ये फिगर है ए इज ग्रेटर देन 1 का, और ये है ए इज लेस देन 1। अब एग्जाम्पल दूंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ए आप कुछ पकड़ लीजिए, सिंपल पकड़ता हूँ वैल्यूज ताकि आप उसको क्लियर कर पाओगे। चलिए ए हमें पकड़ ले, वाई इज इक्वल टू ए जो है यहाँ पे 2 पकड़ लेता हूँ। अब x का वैल्यू मैं पुट करता हूँ, x का वैल्यूज मैं पुट करूँगा और x का वैल्यू पुट करूँगा और समझूंगा कितना आता है। मैं x का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये 2 पावर टू 1 हो जाएगा, तो कितना होगा 2 होगा। अगर मैं x का वैल्यू 2 पर पुट करता हूँ तो 2 पावर टू 2 हो जाए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर मैं x का पावर 3 पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा 2 पावर टू 3 8 हो जाएगा। मैं x का पावर 4 पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 2 पावर टू 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पावर टू 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पावर टू 4 हो जाएगा, 2 तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये y, ठीक है, ये चेंज हो रहा है ना, वैल्यू चेंज हो रहा है, और इफेक्ट यहाँ पे 1 है एक्चुअली, ये x लिखा हुआ है इसलिए नहीं, x इज इक्वल टू 1। तो इस जैसे जैसे x का वैल्यू क्या हो रहा है 1 2 3 4 हो रहा है, ये 2 4 8 16 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू मान लीजिए आपने लिखा 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे था ये, हाँ 2, आपने लिखा x का वैल्यू कितना 2, यहाँ पे x 2, तो वो 4 हो गया, देखिए 4 हो गया। आपने लिखा x पावर 3, तो वहाँ पे आप आ गए, देखिए उसका यहाँ पे 8 हो गया, बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आपने लिखा 8 पावर टू 4, तो देखिए यहाँ पर चला गया वो। तो ये जैसे जैसे आप x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ है फॉर a ग्रेटर देन 1, x a ग्रेटर देन 0 तो सब में होगा। अब चले आते हैं ये वाला फंक्शन देखते हैं, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि ये तो सही है, लेकिन ये वाला देखें, इसका मतलब क्या होगा। a हमको लेना है क्या, a कोई ऐसा वैल्यू लेना है जो कि लेस देन 1 हो, तो a मैं पकड़ लेता हूँ इस बार 1/2, ठीक है। अब इसी चीज़ को यूज़ करता हूँ, हाफ ले लेता हूँ, x रखूँगा ना तो ये बनेगा। अब इसके लिए मैं बनाता हूँ, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू मैं 1 लूँगा, 2 लूँगा, 3 लूँगा, बस 4 कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए मैंने क्या लिख रहा हूँ, y a और टू 1, तो ये होगा 1/4 y और टू 1 ये 2 होगा, हाँ ये 4 होगा, y 1/2 होल पावर 3 इज इक्वल टू 1/8, y 1/2 होल पावर 4 इज इक्वल टू 1/16। अब आपको पता होगा कि डिनोमिनेटर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है नंबर का वैल्यू घटता है। तो यहाँ पे हाफ है, 1/4 है, 1/8 है, यानी ये 0.5 है, 0.5 है, ये कितना है 0.25 है, ये कितना है, ये है 2 है 25, और ये कितना है 0.125, ऐसे करके घटते जाता है, ठीक है ना। तो घट रहा वैल्यू, जैसे जैसे ये हम बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4 किया मैंने, x का वैल्यू ऐसे बढ़ाया, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ y घट रहा है, तो मैं x के वैल्यू इधर जाता हूँ, जैसे मैं पहले 1 लिया था, ठीक है, तो ये घट के हाफ हो गया, इधर से 2 लिया तो और कम हो गया, 3 लिया तो और कम हो गया, 4 लिया तो और कम हो गया, लेकिन कभी मिलेगा नहीं है, इन्फिनिटी में जाके मिलेगा, ठीक है। इसको तो ये हो गया डिक्रीजिंग ग्राफ, क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो एक्सपोनेंट के 2 ग्राफ्स होते हैं, एक इंक्रीजिंग ग्राफ, एक डिक्रीजिंग ग्राफ। जब आपका a ग्रेटर देन 1 होगा तो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, जब आपका a लेस देन 1 होगा तो आपका डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। आप अभी भी सोच रहे हो कि एक्सपोनेंट्स में कहाँ चले गए सर, एक्चुअली एक्सपोनेंट्स का बहुत गहरा रिलेशन है विद लॉगरिथम। अब चलते हैं हमारे फाइनल सेक्शन में, जो है लॉगरिथमिक फंक्शन
तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि अभी तक तो सर कुछ बताया नहीं कि एक्सपोनेंट्स के फंक्शन से क्या मतलब, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लॉगरिदमिक फंक्शन से क्या रिलेशन है, क्यों उतना मेहनत से पढ़ाए। तो अब मैं बताऊंगा कि एक्सपोनेंट्स और लॉगरिदम्स में क्या पहले नंबर रिलेशंस है। देखिए मैं ये तो इजी है आपको बता रहा हूँ, 2⁻³ इज इक्वल टू 8 होता है, जानते हो। लॉग में इसको कैसे लिखेंगे वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। लॉग टू द बेस 2, log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अभी आप नहीं समझोगे शायद, लेकिन मैं जब लॉज बता दूंगा तब समझ में आएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ। ये जो 8 है उसको हम लिख सकते हैं log बेस 2 तो रहेगा, 2⁻³ लिख सकते हैं। फिर ये 3 जो है ना यहाँ पे चला आता है, तो 3 log 2 बेस 2 हो जाएगा। और जब भी बेस और नंबर 1 हो जाए तो log हो जाता है 1। जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दिखाया हूँ कि log ये वाला दिखाया हूँ ना आपको, log ई बेस है और ई है तो ये 1 हो जाता है। कोई भी बेस है और नंबर मिल जाए तो ये 1 हो जाता है, तो ये 3 हो जाएगा। 3 इंटू 1 यानी कि 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या है यहाँ पे, बेस बेस, ठीक है, ये बेस, इसका भी बेस ये है। इसका जो वैल्यू है यहाँ पर, यहाँ पे, और आंसर जो आएगा इसका 3 आएगा। तो इसको अगर फिर से हम कन्वर्ट करना चाहें, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कह सकते हैं ना 2⁻3, 2⁻3 आएगा ना कि नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना कि करें मतलब 2⁻3 इज इक्वल टू 8 होता है। और 2⁻3 देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लॉग आपको क्लियर नहीं होगी, इज इक्वल टू क्या है, ये 3 है ना। तो इसको इसी को हम फिर लिख सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, 2⁻3 और आंसर ये 8 है। तो ये इंटरचेंजेबल है, लॉग और ये एक्सपोनेंट्स इंटरचेंज करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना, इसी से मैं एक्सपोनेंट्स पे करा है। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो ये क्या है, एक्चुअली फंक्शन है, तो मैंने कहा मतलब जो वैल्यूज इससे निकलेंगे वही वाई का वैल्यू होगा, उसी को फंक्शन कहते हो, एक्स, समझे। तो इसमें ये भी कुछ कंडीशंस हैं। ये जो है, ये फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू लॉग x, एक नंबर है वेरिएबल, और a एक बेस है, ठीक है। x का वैल्यू हमेशा मोर देन 0 होगा। मोर देन 0 का मतलब समझ में आ रहा है, डेसिमल में भी हो सकता है, डेसिमल माने फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से a का वैल्यू फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, 1, सब कुछ हो सकता है, उधर 1 भी होगा वहाँ पे, यहाँ पे एवरीथिंग मोर देन 0 होगा, एनीथिंग मोर देन 0। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बीच में 1 आ गया प्रॉब्लम। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन अभी भी है कि ये तो a जो है ग्रेटर देन 0 रहेगा, लेकिन वो कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगा, यानी कि या तो वो लेस देन 1 होगा या फिर मोर देन 1 होगा, और ये कंडीशन तो अप्लाई होगा ही। इसी को हम कहते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन, जिसमें कि ये कंडीशंस अप्लाइड रहेंगे। आप 1 से लेस ले सकते हो, 1/4 ले सकते हो, 1/4 ले सकते हो, 1/2 ले सकते हो, 1/3 मैंने a का वैल्यू लिख कर दिखाया। उसी तरह से 5, 6, 7, 8, 2 तक लिख सकते हो। 1 नहीं ले सकते हो, 1 नहीं ले सकते हो, और 0 के ऊपर 0 भी नहीं ले सकते हो, 0 के नीचे नहीं ले सकते। यहाँ पर यानी कि यहाँ पे सब पॉजिटिव ले रहे हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव ले रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव ले रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक और रिस्ट्रिक्शन कि आप क्या नहीं ले सकते हो, 1 नहीं ले सकते हो। इसको कहते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन। थोड़ा सा उसके लॉज को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वर्किंग करने में सुविधा होगी। चलते हैं लॉज सीखते हैं पहले। अब चलते हैं हम लोग लॉगरिदम प्रॉपर्टीज़ या लॉ के बारे में देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं एक एक को ठीक से समझाऊंगा लिख लिख कर, तभी आपको समझ में। ये तो आपके नोट करने के लिए लिखे हुए हैं। चलते हैं, पहला वाला लिखते हैं। नंबर 1 है लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a। अगर ऐसे कुछ दिया हुआ है तो आप इन दोनों को क्लब अप करके लिख सकते हो लॉग m इंटू n, समझे, टू द बेस ए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है लॉग, मान लीजिए हमेशा हम लोग जाएंगे लॉग बेस ई लेते हैं या 10 लेते हैं, तो समझिए मैं 10 लेता हूँ, तो इसको लिखूंगा मैं लॉग 10 बेस लिखकर, यहाँ पे मैं लिख दिया लॉग 2 प्लस में लिख दिया लॉग 10 बेस 3
तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे log 10 बेस 2 इंटू 3, यानी कि मुझे log 6 का वैल्यू चाहिए। आप log 2 का वैल्यू खोजिए, ऐड कीजिए log 3 के वैल्यू में, उतना ही आपके log 6 के वैल्यू आएंगे। अब ये कहाँ से आएंगे वो बाद में मैं बताता हूँ, मैं ये जस्ट एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दिया। नंबर 2 देखता हूँ। अब नंबर 2 क्या है, तो अगर log m टू द बेस a है माइनस log n टू द बेस a है, तो ये हो जाएगा log m अपॉन n का बेस है। तो यहाँ पे जैसे जब एडिशन हुआ था तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया था, यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं 3 नंबर इसका क्या प्रॉपर्टी है। 3 नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि log a m k लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, k को हम इधर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा k इंटू log a m। इसका एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, अगर दिया हुआ है log, मैं अभी एक करके दिखाता हूँ, ये सिंपल करूँगा अभी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, और मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9, ठीक है। पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, तो यहाँ पे तो आपको k नहीं दिख रहा है, मैं k बना देता हूँ इसको, तो ये हो जाए log 3 पावर 2, यहाँ पे 2 जो हो गया k के लिए हो गया और 2 हो गया। अब इस फॉर्मेट में आ गया ये, देखिए। तो अब ऐसा आ जाए तो आप क्या लिखोगे, k को आप इधर लाओगे तो 2 हो जाएगा log 2 3। अब आंसर लाना नहीं लाना दूसरी बात है, ये फॉर्मेट हो जाएगा इसका। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि log a के ऊपर कोई पावर आ जाए, a के ऊपर कोई पावर आ जाए, k आ गया, यहाँ पर k आ गया, समझे, और ऐसे m है, तब क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ था, न्यूमरेटर में आ गया था, ये वाला जाएगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में कैसे जाता है, तो पहले एक 1 दे देते हैं, उसके बाद k लिखते हैं, और log a m हो जाए, ऐसे हो जाएगा। तो ये था 4 आपके, ठीक है। और उसके बाद है आपका यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, मैं कर देता हूँ उसको, हट गया है। देखिए यहाँ पर हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ये जो है इससे इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं b नीचे में और log a, लेकिन ये log a जब आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। हमेशा ये बेस एंड नंबर सेम हो जाए तो ये 1 हो जाएगा, तो ये b हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो ये 5 लॉज थे जिनको हमने देखा। ठीक से समझिए, मैं फिर से एक बार समझाता हूँ, इसको नीचे वाले को फिर से एक बार समझाता हूँ नंबर देकर। समझिए, लिखा हुआ है 2 log 3 बेस 2, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे सॉल्यूशन करना बहुत हार्ड है, लेकिन आप देख रहे हो ये और ये सेम है ना, इसको उठा के इंटरचेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 3 log, ठीक है ना, 2 बेस नंबर हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन है आपका हो गया 1, तो 3 पावर टू 1। आंसर देखिए कितना सिंपल हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा, और लग रहा था कितना खतरनाक है। और भी प्रॉपर्टीज़ है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखते हैं बाकी जो बचे हुए जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चेक करें। तो नंबर 6 क्या कह रहा है, नंबर 6 कह रहा है कि a log b बेस c हो। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें इसको भी आप इंटरचेंज जैसे कर सकते हो ना। क्या हो जाएगा, उसी का वो जो पीछे वाले देखे थे उसी के तरह है, b आ जाएगा log a बेस c हो जाएगा। तो सबके लिए लागू है, कोई भी यहाँ पे है नंबर, उसके पावर में, ये पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में log कुछ लिखा हुआ है, तो log का नंबर जो है इस नंबर से
इंटरचेंज किया जा सकता है। ये क्या फ़ायदा होगा, एक तो देख लिया कि वहाँ पे जैसे पूरा हट गया, 1 हो गया। और एक फ़ायदा अभी देखेंगे, हम बेस चेंज करना चाहते हैं किसी चीज़ का। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल से बताऊंगा, इसको कर दूँ पहले। लॉग बी बेस ए है। अब सोचिए, आप वर्किंग करना चाहते हो, आपको 2 ही बेस पता है। वैसे चार्ट में आप देखोगे तो एक ही बेस पता है, तो जो कि कॉमन लॉग होता है 10, बेस 10 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ वैल्यूज़। तो हमको चाहिए 10 बेस में, तो उसको चेंज करने के लिए बेस एक तरीका बहुत अच्छा है कि जो भी बेस में आप लेना चाहते हो, पहले तो आप कर लो ऐसे, बेस कर दो उसको, ठीक है, वो काम कर दिया। अब आपका ये क्या होगा, ये जो है नंबर है यहाँ पर रख दीजिए, और इसको यहाँ पर रख दीजिए, मैंने ऊपर वाले को ऊपर रख दीजिए, नीचे वाले को नीचे दिया, हो गया। इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कैसे। लिखा हुआ है लॉग 3 लिखा हुआ है, 2 बेस लिखा हुआ है। आप कर नहीं सकोगे क्वेश्चन, क्योंकि आप नहीं जानते हो, बेस 2 का कोई चार्ट नहीं होता है। तो इसको आप 10 के बेस में अगर करते हो तो ये हो जाएगा, ऐसे 10 कर दीजिए यहाँ पे, और लॉन्ग यहाँ पे बेस 10 कर दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए। मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा 3 का वैल्यू और 2 का वैल्यू हम लोग लर्न करते हैं। तो इसका 0 पॉइंट अभी शॉर्ट में लिख रहा है, ये 0.3, तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होता। तो ये फ़ायदा है बेस चेंज करने से, वो भी एक फ़ायदा है। और देखिए, मैं एक और नंबर 8 को दिखा रहा हूँ, तो और क्लियर होगा। उसी के तरह का है, लॉग ए बेस बी बेस ए है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बेस बी करता हूँ, लॉग बेस बी, लॉग बेस बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। तो लेकिन ये तो बेस और नंबर सेम होंगे, तो क्या है, ये 1 हो गया, और ये हो गया लॉग ए बेस बी। देखिए, इसका उल्टा हो गया, इंटरचेंज कर दिया। तो रेसिप्रोकल फॉर्म में आप कर सकते हो इंटरचेंज। जो आप कह रहे हैं, मतलब जब ये बेस को आप नंबर बना दीजिए, नंबर को बेस बना दीजिए, जस्ट उसको 1 अपॉन कर दीजिए। तो ये एक ईजी तरीका है, लेकिन वर्किंग इस तरह से हुआ। अब देखिए, यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ नंबर 9 प्रॉपर्टी में। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको तो समझ में आएगा। आप लॉग पावर 4 लिखा हुआ है, लॉग 4 पावर बेस 2 लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, लॉग 4 को 2 स्क्वायर लिख दोगे, ऐसे लिखोगे। फिर क्या करो, 2 अभी बताया ना, प्रॉपर्टीज में आता है, इधर आ जाएगा 2 लॉग 2 बेस 2। तो ये दोनों तो सेम नंबर एंड बेस हो गए, तो ये हो गया 1। तो आंसर 2 आया पॉजिटिव साइन में, ठीक है। अब मैं देखता हूँ सेकेंड वाला, वो है लॉग, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4, बेस है 1/2। अब इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखोगे आप, लॉग 1/2 स्क्वायर और बेस 1/2। फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लॉग स्क्वायर ऐसे, और फिर ऐसे लिख सकते हो। फिर इसको आप 2 को उधर ले जाओ, 2 लॉग हाफ और हाफ, सेम नंबर एंड बेस होंगे तो 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 1, यानी कि फिर पॉजिटिव आंसर में 2 आया। लास्ट वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है लॉग 1/4 बेस 2। अब इन दिस केस क्या देखते हैं हम, कि इसको हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, लॉग 1/2 स्क्वायर 2 लॉग 2 पावर टू -2 कर देंगे। देखिए हो जाता है कि नहीं, उठ जाएगा, प्लस है ना, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये -2 इधर आ गया, और लॉग 2 बेस 2 बचा, तो ये 1 हो जाएगा। तो -2 इंटू 1 हुआ, यानी कि -2 आया नेगेटिव। तो इससे हम लोग क्या समझे, ये प्रॉपर्टी में वर्क करके समझाने की कोशिश किया। इससे हम लोग ये समझे कि जब आपका दोनों, देखिए याद रखिए फिर से, दोनों आपके, पहले आप पकड़ लीजिए 1,
1 यहाँ पे पैरामीटर है, क्या है, तो चेंज करता हूँ थोड़ा सा। 1 एक पैरामीटर है, ठीक है ना, 1 पैरामीटर लेके चलता हूँ मैं। अगर दोनों, देखिए दोनों यहाँ पे 1 से ज़्यादा है, दोनों 1 से ज़्यादा है, तो माने कि नंबर एंड बेस दोनों 1 से ज़्यादा है, तो आपका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा हमेशा लॉग का। अगर आपके दोनों 1 से कम है, फ्रैक्शन में है, तभी भी आपके पॉजिटिव आएंगे। लेकिन इसमें से कोई एक 1 से कम है, माने फ्रैक्शन में है, 1 से कम 0 नहीं हो सकता, कभी 0 से नीचे नहीं जा सकता है, 0 या 0 के नीचे नहीं जा सकता। तो 1/4 एक है और एक 2 है, तो एक है 1 से ज़्यादा, एक है 1 से कम, 0 से ज़्यादा। तो इन दैट केस ये देखिए आपका नेगेटिव वैल्यू आता है। ये बात आपको समझ सॉल्व करना पड़ेगा कि ये दिमाग में घुसा लीजिए कि दोनों एक टाइप के हैं, दोनों मोर देन 1 है तो पॉजिटिव, दोनों लेस देन 1 है तो पॉजिटिव, दोनों डिफरेंट है, एक 1 मोर देन 1 दूसरा लेस देन 1, तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा लॉग का हमेशा। ये एग्जाम्पल के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश किया। अब हम देखते हैं ग्राफ कैसे करते हैं इसके। अब हम लोग लॉगरिदमिक ग्राफ को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें भी आप देखिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ की तरह इसके पास में भी दो तरह के ग्राफ बनते हैं। दो तरह के माने क्या, लॉगरिदम के दो ग्राफ्स होते हैं, एक्सपोनेंशियल के दो ग्राफ्स नहीं, दो कंडीशंस के ग्राफ होते हैं। ग्राफ तो एक ही है लेकिन कंडीशन अप्लाई हो जाते हैं। अब क्या कंडीशन अप्लाई हो जाते हैं बता दें। देखिए आपको बताया गया था कि y इज इक्वल टू लॉग ax लिखा हुआ था, और x के लिए कहा गया था कि इट विल बी ग्रेटर देन 0। a के लिए कहा क्या किया गया था कि इट विल बी ग्रेटर देन 0, लेकिन साथ ही साथ एक और बात कहा गया था, इट विल नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये जो कंडीशन है नॉट बी इक्वल टू 1, यही दो ग्राफ बनाने का कारण है। तो हम कैसे समझेंगे, तो इसका कलर थोड़ा चेंज कर लें। अब देखिए इसमें जब आपका ये दो बात हो सकता है ना, यहाँ पे एक हो सकता है कि a जो है लेस देन 1 है, फ्रैक्शन में है, या फिर a जो है ग्रेटर देन 1 है, 2 4 5 से कुछ भी हो सकता है। तो एक ये वाला कंडीशन में मैं पकड़ लेता हूँ कि लॉग ये फ्रैक्शन में यहाँ पे है और x यहाँ पे ऐसे। तो इस तरह के केस में आप देखिएगा ग्राफ ऐसे बनेगा इसका। तो इसको क्या कहिएगा, देखिए यहाँ से एक चीज़ याद रखिए, हमेशा यहाँ पर जो है ये जो है x जो वैल्यू 1 होगा और यहाँ पे y का वैल्यू सॉरी 0 x का वैल्यू 0 होगा एंड y का वैल्यू 1 होगा हमेशा, और इस तरह का ग्राफ बनेगा। यहाँ पर देखिए माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इट इज़ गोइंग टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखें, ये अगर आपका लॉग कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे 10 ले लेते हैं और यहाँ पे x लिखा होता है, ये जो है नॉर्मल आपका ग्राफ बनता है। यहाँ पर भी जो वैल्यू है 0 1 ही होगा, x का वैल्यू 0 और 1 काटता है ये x एक्सिस को एट दैट पॉइंट। तो ये इस तरह से जाता है, ये इस तरह से, यहाँ पे भी ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये था प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, या माइनस इन्फिनिटी तक से प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये इस कंडीशन में होगा, और ये इस दो तरह के ग्राफ्स आपके आते हैं लॉगरिथम में। अब अंत में हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा जो आपको याद करने वाला जो पॉइंट्स हैं उसको मैं लिखा हूँ यहाँ पे। मैंने कहा था कि लॉग 2/10 एक बार कैलकुलेशन में किया था, 0.3 लिखा था। आप यहाँ इस प्लेस तक जा सकते हैं। ये कहाँ से वैल्यूज आ रहे हैं मैं बता रहा हूँ, पहले लिख दो। बेस 10 अगर 3 हो तो ये 0.477 होता है। लॉग 5/10 हो तो ये 0.698 होता है। लॉग 7/10 हो तो ये 0.854 होता है। ये चार जो है आपको याद कर लेने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे कैलकुलेशंस आ जाते हैं, थ्योरी टाइप के समझिए, केमिस्ट्री में भी आ जाते हैं। आप क्लास 12 में जाइए वो उसमें आ जाता है ये चैप्टर, ये सेक्शन। तो इसको थोड़ा लर्न कर लेते हैं 2 3 5 एंड 7, तो बाकी
4 का तो आप 2 से ही निकाल लोगे, 8 का 2 से निकाल लोगे, 9 का आप 3 से निकाल लोगे। जैसे किसका निकालूँ, मैं 9 का निकालता हूँ, तो log 9 निकालना है मुझे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो पहले मैं इसको log 10 लिखा, 3 स्क्वायर लिखा, फिर मैं क्या किया 2 इंटू, इसको इधर लेके आ गया, 2 इंटू लॉग 3 बेस 10 कर दिया। और इस तरह से वैल्यू 3 का यहाँ से मैं पुट करता हूँ, 2 इंटू 0.477 और आंसर मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप 10 का खोजना चाहते हो 10 का भी मिल जाएगा। आप 6 का खोजना चाहते हो 6 कैसे खोजोगे, तो log 6 बेस 10 लिखा हुआ है, तो आप 6 को कैसे लिख सकते हो, आप 6 को लिख सकते हो log 10, 2 इंटू 3, अभी मैंने प्रॉपर्टी में सिखाया mn हो जाता है, तो इसका उल्टा भी आप लिख सकते हो, तो log 10 2 प्लस log 3 10 इज इक्वल टू 2 का 0.3013 का 0.477, इसको ऐड करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये इस तरह से ये जो वैल्यूज हैं आपको लर्न होने चाहिए, कि 4 हैं, 4 को आप लर्न कर लीजिए, पहले तो 2 कर लीजिए आप, बहुत काम करें तो उसके बाद देखिए कुछ नहीं है, ऐसे समझिए 3 4, इसको 5 भी पकड़ सकते हो, इसको 7 पकड़ सकते हो, आप इसको 9 के आसपास पकड़ सकते हो। तो शॉर्ट में दिमाग में रखने के लिए 0.3 0.5 0.7 0.9 9 नहीं कहेंगे 8.5 कहोगे, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से लगभग के हिसाब से आप भी कैलकुलेट करके दे सकते हो, अप्रॉक्सीमेशंस में भी आंसर्स आ जाएंगे। ये एक है जो फिजिक्स में लगता है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, देखिए लॉग 2 तरह के होते हैं। लॉग एक नेचुरल लॉग होता है जिसका बेस एक्स ई होता है, हम लोग उसको चूंकि नहीं जानते हैं ई के बेस पर आंसर, पहले एक्चुअली अब उतना डिटेल में लॉगरिदम पढ़ाई ना क्लास 10 तक होता है ना 11 12 में होता है स्कूल्स में। अब कोचिंग सेंटर्स में तो बताना पड़ता है, मैथ्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो बताना ही पड़ता है, आप लोगों को भी बता रहा हूँ। तो उतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं, लेकिन पहले पढ़ाया जाता था। पहले 9 10 में लॉगरिदम टेबल्स होते थे जो कि कॉमन टेबल्स होते हैं बेस 10 वाले, और उसमें नेचुरल साइंस के सारे के चार्ट होते थे, टैन के कॉस के सारे हम लोग पढ़ते थे। तो लेकिन अब हट गया, सिलेबस हट गया है, कॉन्साइज किया है, सिंपल किया गया है लॉगरिदम। थोड़ा उसको उसमें कैरेक्टरिस्टिक मैंटीसा लॉग निकालना, फिर उसका एंटी लॉग निकालना टेबल से, ये चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, कोई बेकार है, क्योंकि वो ना टेबल आएगा ना ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो न बुक देंगे आपको, न क्वेश्चन, बुक देंगे तभी तो क्वेश्चन देंगे एंटी लॉग और लॉग का, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे नहीं। इसी से मैं सिंपली उस टेबल से ही ये निकाला हुआ वैल्यू है और उसको हम लोग लर्न कर लेते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए इस तरफ भी लाना पड़ेगा ना इजी करने के लिए, अगर सिंपल वाला क्वेश्चन हो तो मैंने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड करके दिया, सिंपल किया जा सकता है, तो करने की कोशिश तो करेंगे। तो उसका तरीका, अगर आपको कुछ भी दिया हुआ है यहाँ, उसको आप log 10 बेस पर वही चीज़ लिख दीजिए, लेकिन साथ में आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2.303 करना होगा, यानी कि इसको पहले लिखिए। तो इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं। ये है नेचुरल लॉग, और ये है आपका कौन सा लॉग, कॉमन लॉग, जो लॉग टेबल में मिलता है आपको। तो ये इंटर कन्वर्जन है, इधर से इधर, इधर से इधर आप कर सकते हो, और इस तरह से लॉग के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। तो लॉग तो हम लोग कर लिए, ग्राफ्स भी बहुत सारा कर लिए, ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट भी आया। अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैथ्स है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको पेन चलाना पड़ेगा, कि थ्योरी तो है नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना हो। देखिए यहाँ पे हमें स्लाइड्स कितने लाए, नहीं स्लाइड्स में आप देखिए कोई भी आपका यहाँ पे पेस्टिंग नहीं किया हुआ है कि कोई नोट्स लिखा हुआ है, क्योंकि नोट्स है ही नहीं, आपको तो सब कुछ बताना है, समझाना है, हर चीज़ का एक हिंट हेडिंग लिखते हैं ताकि उस टॉपिक को आपको बताना है, ये मुझे याद है, और कोई काम नहीं करता है मेरा कोई चीज़ यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग पढ़े, ध्यान से पढ़िए। अब अगला जो वीडियो आने वाला है, टफ आने वाला है, शुरू होने वाला है, क्या, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो पहला नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो डिफरेंशिएशन पर ही होगा। तैयारी कीजिए, ऐसे करते रहिए, मैंने सब सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे साथ, पढ़ते रहिए। मैं भी बहुत
प्रोत्साहित हूँ, उत्साहित हूँ कि बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड करने पर क्या होता है, दिल खुश होता है और हम और भी जोश से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये मत भूलिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ये हमारा एक तरह से ऊर्जा है, ईंधन जिसको कहते हैं, ठीक है। और हमेशा थैंक यू तो आप लोगों के लिए हमेशा रहेगा, क्योंकि आप ही लोग के सहारे तो हम ग्रो करेंगे, और हम ग्रो करेंगे तो आप कामयाब होंगे। आप पढ़ते रहिए और कामयाबी की तरफ बढ़ते रहिए। थैंक यू।